लेकिन अभय जी मेरे साथ हैं। अभय जी, मेरा प्रश्न यही आपसे, और मैं चाहती हूं कि बहुत ईमानदारी से मेरे देश की जनता सबसे बड़ा सवाल के इस मंच पर इस सवाल का जवाब जाने, अवसरवादिता है क्या? मैं विपक्ष के हवाले से भी पूछ रही हूं और एनडीए के हवाले से भी पूछ रही हूं, क्या वाकई मेरे देश की पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया रह गई है क्या? देखिए, जो राजनीति में है वो तो सत्ता तक पहुंचना ही चाहता है, ठीक है। इसके लिए उसे अवसरवादी तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है। राजनीति में कोई आएगा और कहेगा हम सत्ता नहीं चाहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं या गांधी जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो राजनीति सत्ता के लिए ही करते हैं, वरना क्यों आएगा? सत्ता के जरिए राज्य के संसाधनों को कब्जा करके राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेकर समाज का कुछ भला करने की कोशिश ही राजनीति का नाम है। अब कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं ये अलग बात है। दूसरी बात, जहां तक विपक्ष के जमावड़े का सवाल है जो बंगलुरु में हुआ और उससे पहले पटना में हुआ, मेरा मानना यह है कि यह केवल चुनावी मैथमेटिक्स की तलाश नहीं है। यह मानना गलत होगा केवल चुनावी अंकगणित की तलाश है। मैंने आज ही एक छोटा सा विश्लेषण किया है और मुझे तो लगता है कि 2-3 राज्यों को छोड़कर कहीं भी विपक्षी एकता की चुनावी गणित के हिसाब से जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा देश का ऐसा है जहां कांग्रेस भाजपा से सीधी लड़ाई में है, किसी विपक्षी पार्टी की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर सभी जगह सारी क्षेत्रीय शक्तियां, भाजपा वहां पे ज्यादा मजबूत स्थिति में है भी नहीं, वहां किसी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दें, दिल्ली, पंजाब, कुछ और राज्यों को छोड़ दें, तो बाकी तमाम जगहों पर सभी जगह भाजपा के मुकाबले मजबूत ताकतें हैं। वो भाजपा से हारेंगी जीतेंगी ये अलग बात है, लेकिन वहां कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि विपक्षी लोग मिलें, सारी शक्तियां मिलें, लोग एक दूसरे को वोट अपना दें, न देने की स्थिति में है और ना उनको जरूरत सिवाय लोकसभा। हाँ, नहीं, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, असली बात यह है कि वो लोग मैथमेटिक्स की नहीं, वो केमिस्ट्री की तलाश में है, इसलिए ये मोर्चा बनाया गया है। अगर मैथमेटिक्स के दम पे जीते होते तो 2019 में सपा बसपा के गठजोड़ ने भाजपा से 50 सीटें छीन ली होती। कागज पर वो सभी जगह भाजपा को हराने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, और यहीं पे बैठे हुए थे सब लोग, सेफोलॉजिस्ट लोग भी थे। इसी मंच पे लोगों ने कहा था कि कम से कम 40-45 सीटें भाजपा हार सकती है, मुझे याद है 2019 के चुनाव पे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इसका मतलब है कि सिर्फ अंकगणित से नहीं होता है, आपको एक जीत का रसायन चाहिए होता है, और ये मोर्चा जो है वो जीत के रसायन की खोज में है। अब आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की विपक्षी एकता होती, फिर सपा बसपा का वहां गठजोड़ होता और उसके साथ कांग्रेस भी होती, तब मतदाताओं को, लोकसभा के मतदाता को, विधानसभा के मतदाता की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा के मतदाता को लगता कि भाई इनको अगर हम वोट देंगे तो ये सरकार बना सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, इनका कोई दांव है दिल्ली में मत जो है। बाकी तो किसी का दांव ही नहीं दिखता है दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अलावा। अब ये विपक्षी गठजोड़ हो गया है तो लोगों को दांव दिखने लगा है, महंगाई, बेरोजगारी, अगर भाजपा ने कहीं, सरकार ने निकम्मापन दिखाया है, अगर कहीं भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर चिपकता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली महानगर पालिका, ये 3 चुनाव भाजपा लगातार हारी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण। लेकिन अभय जी, गुजरात जीत जाती है, मोरबी का पुल गिरने के बाद लगभग 160 लोग से भी ज्यादा मर जाते हैं। हर चीज के, वही समझना चाहती हूं, वही बता रहा हूं, गणित और रसायन, मैं बता रहा हूं, हर प्रक्रिया का एक अपवाद होता है। आप देखिए ना, गुजरात के बाद ये लगातार 3 चुनाव भाजपा हारी है, और तीनों चुनावों में एक दिखाई पड़ता है कि कुछ नैरेटिव भाजपा के खिलाफ बन सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे किंतु परंतु हैं। ठीक है, उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। उसी नैरेटिव की तलाश ये लोग मिलजुल कर रहे हैं। अगर वो नैरेटिव बना तो कुछ इसका नतीजा विपक्ष की तरफ निकलेगा, और नहीं बन पाया तो नतीजा नहीं निकलेगा। फिर से वही 2019 वाली वैसी स्थिति फिर से बनेगी, और फिर से क्या ये 2024 में मोदी का रास्ता या एनडीए खेमे का रास्ता आसान करेगा?